हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज भी पीएससी प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर सीरीज 4 है, तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज नंबर को जरूर कीजिए। और ये इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। एक में है अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो के लिए, सी 3 है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, और 4 अपने उद्योग के लिए। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 2 नगर थे। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी कथन इसमें सही है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है वह है ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, और सी सतपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर, और डी मणि सुब्रत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर। महावीर जैन तीर्थंकर के अंतिम और 24वें गुरु थे, जबकि पार्श्वनाथ 23वें गुरु और ऋषभदेव प्रथम गुरु थे, और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है और वह है ऑप्शन ए भास, बी शूद्रक, और सी विशाखादत्त, डी अश्वघोष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखादत्त। विशाखादत्त के पुस्तक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन ए शिलालेख 1, बी शिलालेख 2, शिलालेख 7 और शिलालेख 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय और क्षति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए अरबी, बी तुर्की, सी फारसी, और डी उर्दू। तो मुगल काल में फारसी भाषा दरबारी भाषा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? ऑप्शन ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, और डी औरंगजेब ने। तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को हस्तांतरित किया था। अगला प्रश्न है, भारत के चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। ऑप्शन ए ख्वाजा बदरुद्दीन, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन, और सी शेख अहमद सरहिंदी, और डी है शेख वहाउद्दीन जाकरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, और बहादुर शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा भास्कराचार्य, क्योंकि धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये आयुर्वेद से संबंधित थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्ठ के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलविद एवं गणितज्ञ थे, और इनकी रचना है, भास्कराचार्य की रचना है लीलावती। तो इससे भी याद रखेंगे, भास्कराचार्य की रचना लीलावती, और ये एक गणित की पुस्तक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सौर मंदिर, बी खजुराहो का मंदिर, सी कोणार्क का मंदिर और डी देवगढ़ का मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। और इसे हाल ही में 100% सौर से संचालित मंदिर बनाया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। और अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी विशाखादत्त, सी कालिदास और डी भास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखादत्त। अगला है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13 का डी तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य ऑप्शन ए है भक्ति, बी द्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैत और डी एकेश्वरवाद। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी फिरोज शाह तुगलक और डी गयासुद्दीन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डुप्ले। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी ब्लेजली, सी कर्जन और डी वेंटिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, बी विल्किंस, सी कनिंघम और डी मार्शल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र दिया गया है और सूची 2 में प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता से संबंधित है, यानी एक का यहाँ हो जाएगा 3। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट से संबंधित है, बी का हो जाएगा बी का 1। और लीडर ये मदन मोहन मालवीय से संबंधित है, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित है, तो डी का 4। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। तो डी का 4, तो यहाँ देखिए डी का 4, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी कालिदास और डी निराला। तो गबन और गोदान ये दोनों ही मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, 14 या 15 अगस्त को 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस दिन का आज़ाद हुआ था, उस दिन का है। तो ऑप्शन ए है रामेश्वरी नेहरू, बी मीराबेन, सी सुचेता कृपालनी और डी MS सुवालक्ष्मी। तो 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के दिन इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन MS सुवालक्ष्मी के द्वारा गाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न है,
भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, बी कमला रानी सिंह, सी तारकेश्वरी सिन्हा और डी राबड़ी देवी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली ने। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका प्रश्न का आंसर तो आप लोग को पता होगा, महात्मा गांधी ने सन 1942 में। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी बी आर अम्बेडकर और डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। राज्यों का विलयीकरण में इनका विशेष योगदान था। अगला है सबसे पहले कौन सी घटना घटी? एक में दिया है दांडी मार्च, तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बी में है तो 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसमें सबसे पहले जो घटी थी वो घटी थी 1928 में साइमन कमीशन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सिविल नाफरमानी आंदोलन और डी स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन तो 1905 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था और तो इसकी ये 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरा कांड होता है तो यहाँ पे ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जबकि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। तो इसे याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है पटेल, बी गांधी और सी विठल भाई पटेल, डी महादेव देसाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? ऑप्शन ए गांधी, बी नेहरू, सी कलाम आजाद और डी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये 28 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कामागाटा मारू प्रकरण। ऑप्शन ए है एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, बी चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, डी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज पोत था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामागाटू मारा प्रकरण में कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल पोत था और इसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चार्ली एंड्रयू। अगला है पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया? तो ऑप्शन ए कोचिन, बी गोवा, सी कासिम बाजार और डी सूरत। तो पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कोठी कोचिन में स्थापित किया था। अगला है किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1935 के एक्ट को दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था?
ऑप्शन ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919। तो पहली बार जनगण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था और जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है, जबकि 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शेख अब्दुल्ला और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे 1939 में। अगला है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी रास बिहारी बोस और डी लाला लाजपत राय। तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? ऑप्शन ए कलकत्ता से आगरा, बी आगरा से जयपुर, सी दिल्ली से शिमला और डी कलकत्ता से रानीगंज। तो ऑप्शन ए सही है, कलकत्ता से आगरा। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, सी बी ब्लेजली और सी बेविल और डी माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंटबेटन के वायसराय के शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी कर्जन, सी मिंटो और डी रिपन। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? ऑप्शन ए निदेशकों की अदालत, बी नियंत्रक बोर्ड, सी राजस्व बोर्ड और डी स्थायी परिषद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड। अब 40 प्रश्न हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसके बाद से अब मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का प्रश्न के लिए सिर्फ मैं इसमें से आंसर बता दे रही हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 41वां प्रश्न है एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। 20 पारियों का औसत क्या होगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी 62 है। अगला प्रश्न है एक वस्तु को 931 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि इसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो इसका संभावित विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1014.30 रुपया। अगला प्रश्न है यदि 1 रुपया 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपया बन जाते हैं तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी? ऑप्शन ए 13.1/3%। अगला प्रश्न है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तथा सी की आय ए से 10% अधिक है तो सी की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 43%। अगला प्रश्न है 10 वर्ष में ए की आयु 10 वर्ष पहले के बी की आयु से दोगुनी है। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समावर्तक 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है 49 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 50वां प्रश्न है, 50वां का आंसर भी सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनमें लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म होता है। लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल स्त्री में, क्योंकि स्त्री में जो होता है एक्स और एक्स होता है, जबकि पुरुषों में एक्स और बाई होता है। जो बाई होता है वो अपूर्ण होता है, तो इस प्रकार से यह पूर्ण पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केवल स्त्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा को नहीं बढ़ाता है। श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी पेट्रोल का जलना और डी वनस्पति का वायवीय क्षय। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा मेडुला ऑब्टोगेटा। और मेडुला ऑब्टोगेटा जो अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक क्रियाएं इससे संबंधित है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब इत्यादि से। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, और ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन देख लीजिए। और यहाँ भी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो ये तो पता होगा आप लोग को 206 हड्डियां होती है। अगला है विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो रिकेट्स में अस्थि प्रभावित होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 56 का सी। और रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ विटामिन डी है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया। ऑप्शन ए गेहूं, बी मक्का, सी कपास और डी दालें। तो बीटी बीज कपास के लिए विकसित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला है प्याज में खाद भाग है। ऑप्शन ए पत्ता, बी जड़, सी तना और डी पुष्प। तो प्याज में खाद भाग तना होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला है नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण है। तो नाइट्रेट, फास्फेट और ये धातुएं ये अकार्बनिक पदार्थ का उदाहरण है या अकार्बनिक अशुद्धि है। अगला है फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए अनावृतबीजी, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा और डी आवृतबीजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवृतबीजी। अगला है दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि, ऑप्शन ए है दो पृष्ठों के बीच स्नेहा की परत लगाई जाए, बी दो कमीन